अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, इस आज की वीडियो में हमने जो पढ़ना है इब्न ज़ुहर की थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके थे, रिमेनिंग जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि जो इब्न ज़ुहर इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था न्यूरोफार्माकोलॉजी में, ठीक है, कि न्यूरॉन से रिलेटेड आप कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, क्लिनिकली कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जो आपने देखने होते हैं। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, कैंसर, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक सिंगल से ज़्यादा बनना, यानी कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का बनना, पेरेंट से उनकी आगे जनरेशन का ट्रांसफ़र होना बनना, ठीक है। मेडिकली कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, टॉक्सिसिटी का या टॉक्सिकोलॉजी का ये मतलब होता है इसको आप इल्म जहर कहते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की ज़्यादती हो गई है, ठीक है, तो उसको आप कैसे डील करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो इब्न ज़ुहर ने हमें बताई थी कि कैसे इनको डील करना। इसके अलावा इब्न ज़ुहर ने एक फार्माकोपिया भी लिखा था जो 1491 में, जिसको प्रिंटिंग की थी। फार्माकोपिया का बहुत डिटेल में लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। फार्माकोपियाज बेसिकली आपके पास जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बोलीसीना का जो लाइफ स्पैन था 980 से 1037 तक था, और ये एक अपने ज़माने के एक बहुत बड़े फिजिशियन, केमिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर का जो इल्म फल्कियात के माहिर होते हैं उनको कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने 450 ट्रैटीज़ लिखी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मतलब 450 के करीब इन्होंने जो है वो किताबें लिखी हैं। इनकी एक बुक थी कैनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जिसको एक मेडिसिन की टेक्स्ट बुक के तौर पे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं हमारे पास जो हम एज अ टेक्स्ट बुक भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक ऐसी ही बुक है कैनन ऑफ मेडिसिन जो एज अ टेक्स्ट बुक जो है वो इस्तेमाल की जाती है अफसाना, बुखारा और उज़्बेकिस्तान में। अगर हम इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो मेजर वर्क था वो हमारे पास था डायग्नोसिस के प्रोसीजर्स जिन्होंने बताए थे कि डिफरेंट डिजीज़ हैं, आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि इस पेशेंट को मलेरिया है, कैसे डायग्नोस करेंगे कि इसको टाइफाइड है, तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स उन्होंने जो है वो बताए थे। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट साइकाट्रिक डिजीज़ थी जो आपके दिमाग के मुतालिक, मैंने बताया था आपको पहले भी, जो बीमारियां होती हैं उनको बारे में जो है वो कुछ थोड़ा बहुत बताया था। डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। मेनिया बेसिकली आप कह सकते हैं मूड स्विंग्स को आप कहते हैं कि एक टाइम पे वो बंदा जो है वो हंस रहा है, दूसरे टाइम पे वो रो रहा है, उसको नहीं पता होता कि मेरी क्या कंडीशन है, कैसा मैं फील कर रहा हूँ। इंसोम्निया कहते हैं नींद की कमी को, और डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, मतलब जो पर्सन भूल जाता है जल्दी से, उसको याद नहीं रहता। इसके अलावा ये आपके पास जो है वो पहले पर्सन थे जिन्होंने पैरालिसिस को जो है बहुत डिटेल में बताया था। पैरालिसिस आप कह सकते हैं कि एक बॉडी का एक स्पेसिफाइड पार्ट जो है वो वर्क करना छोड़ देगा, ठीक है। जब वो बॉडी का स्पेसिफाइड पार्ट वर्क करना छोड़ देगा तो हम कहेंगे कि ये पर्सन पैरालाइज हो गया, इसकी बॉडी पैरालाइज हो गया या इसका बाजू पैरालाइज हो गया, ठीक है। वो अपना वर्क करना छोड़ देता है, मतलब ये कि वहाँ पे कोई न्यूरॉन्स वगैरह भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो आप समझ लें कि वो कंट्रोल में भी नहीं रहता वो पार्ट, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने रिस्क फैक्टर्स बताया था क्लिनिकल ट्रायल्स के। क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई मेडिसिन या कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है तो उसके पीछे कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, क्लिनिकली स्टडी की जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ किसी मेडिसिन की, कोई मार्केट में नहीं आई है तो उसके पीछे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, यानी कि पहले आप जो है वो उसकी टेस्टिंग करेंगे एनिमल्स पे, फिर आप जो है वो ह्यूमंस पे करेंगे, 10 to 20 ले लेंगे, फिर बाद में 100 तक ले लेंगे, एंड पे 1000 तक ले लेंगे, और वो आपके पास वॉलंटियर्स होते हैं, यानी अपनी मर्जी से वो कॉन्सेंट फॉर्म साइन करके आपके पास आते हैं कि भाई हम जो है वो वॉलंटियरली करना चाह रहे हैं ये क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो उन्होंने रिस्क फैक्टर्स बताए थे कि इन क्लिनिकल ट्रायल्स में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन, पहला रिस्क फैक्टर तो यही है कि पर्सन जो है वो डेथ की तरफ जा सकता है। अब बाजू का ऐसा होता है कि डेथ कॉज नहीं हो सकती, तो वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये पहले पर्सन थे जिन्होंने स्टीम डिस्टिलेशन को बताया था। स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली एक फिल्ट्रेशन की टेक्निक है जिसमें आप स्टीम को जो है या भाप को इस्तेमाल करते हुए जो है वो सेपरेट आउट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को प्योरिटीज़ के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अल-बैरूनी अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा फार्मासिस्ट था, फिजिशियन था और जियोलॉजिस्ट कहते हैं जो ज़मीन को मापतोल और ज़मीन की जो है स्टडी कर रहा होता है। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, इनका फार्मेसी फील्ड में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था, बहुत डेवलपमेंट दी इन्होंने, ड्रग्स को कैसे बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत इन्होंने जो है वो डेवलपमेंट दिया। इनकी एक बुक थी अल-सदाना फ़ी अल-तिब, जिसकी तकरीबन आप कह लें कि उसमें 720 के करीब जो है वो ड्रग्स की डिटेल मौजूद है,
और उन्होंने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया।